Hello everyone, my name is Indrasingh Pandey and I welcome you all on Job Center channel. I hope that you all must be doing great and will be excited as usual for today's session, because on today's session we are going to discuss a very important topic and which is very much related to your spoken English section. Yes, my dear friends, as you must be aware that we are running a series based on spoken English communications, and we are trying to add a certain elements and words and other concept which may be useful, and definitely it is going to help you a lot in order to just improve and enhance your communication, especially in English. So ये जो सीरीज चल रही है माय डियर फ्रेंड्स, उसमें हम स्पेशली आपके स्पोकन इंग्लिश पे वर्क कर रहे हैं और इसे इम्प्रूव करने की एक कोशिश में लगे हुए हैं। आज का जो सेशन हम करने वाले हैं, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में या कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स के बारे में जो बहुत ही कॉमन है इंग्लिश बोलने के दौरान और बहुत बार हमारे सामने आते हैं, एंड इट कुड बी अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग ऑल्सो। तो कंफ्यूजन कैसे दूर करें, उनको कैसे परफेक्शन के साथ यूज़ करें और किस तरीके से हम कॉन्फिडेंटली उनका यूज़ कर सकते हैं स्पोकन इंग्लिश के दौरान, ये सब जानेंगे हम आज के इस सेशन में। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की, और सबसे पहले जो हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे वो है differences between unless and as long as. Yes my dear friends, unless और as long as का यूज हम कब और किस कॉन्टेक्स्ट में करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूज अनलेस का। सो अनलेस क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ अ कंजक्शन, और इसका यूज किस तरीके से होता है ये जानने से पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसका मतलब क्या है। सो हिंदी में हम अनलेस को कहते हैं जब तक, यानी जब किसी सेंटेंस में जब तक का उच्चारण हो या जब तक का यूज हो, उस कंडीशन में हम अनलेस को यूज करते हैं। बट इसका यूज करते समय या इसके यूज को करने के दौरान हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी होती है कि अनलेस रिप्रेजेंट नॉट इन अ सेंटेंस। तो अगर कोई सेंटेंस नकारात्मक है या कोई नेगेटिव सेंटेंस है तो हम उसमें अनलेस यूज करेंगे, तो उसके साथ नॉट नहीं यूज करेंगे। और अनलेस एक तरीके से रिप्लेसमेंट है किसका? इफ नॉट। यानी इफ नॉट जब हम सेंटेंस में यूज करते हैं उसी की जगह हम क्या यूज करते हैं? अनलेस का यूज करते हैं। बिकॉज इफ नॉट थोड़ा सा ओल्ड पैटर्न में हो गया, अभी बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, तो हम अनलेस को अप्लाई करते हैं उस कंडीशन में या उस प्लेस पे। तो अनलेस का मतलब हो गया नेगेटिव सेंटेंस में नॉट, यानी जब भी हम किसी सेंटेंस में इसका यूज करेंगे इसके साथ हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। ना इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि अनलेस जब भी सेंटेंस में यूज होगा, सेंटेंसेस दो पार्ट में होंगे, यानी दो अलग अलग क्लॉज होंगे। एक आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज होगा, यानी दो सेंटेंस होंगे और दोनों एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। यानी एक को अगर हमने सेपरेट कर दिया तो दूसरे की मीनिंग क्लियर नहीं होगी और पूरे सेंटेंस की मीनिंग क्लियर नहीं होगी। ये बताना बहुत जरूरी है, बिकॉज हमने कहा कि हम नॉट का यूज नहीं करेंगे, बट किसके साथ नहीं करेंगे? जिसमें पहला सेंटेंस यानी जो अनलेस के साथ है उसमें हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। अदर पार्ट में अगर हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट है तो डेफिनेटली हम नॉट का यूज करेंगे। अब आइए कंफ्यूजन को दूर करते हैं और देखते हैं कुछ सर्टेन एग्जांपल। एंड फॉर एन एग्जांपल, जब तक तुम परिश्रम नहीं करते तुम सफल नहीं बन सकते। तो जब तक तुम परिश्रम नहीं करते, अनलेस यू वर्क हार्ड, तुम सफल नहीं बन सकते। यू कैन नॉट बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। जब तक तुम यहां नहीं आते मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। सो अनलेस यू कम हियर आई कैन नॉट हेल्प यू। अब माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे आपको ध्यान ये देना है कि कई बार सेंटेंस हिंदी में फ्यूचर में हो सकता है, ठीक, बट वो बनेगा हमेशा प्रेजेंट में। अगेन फॉर एन एग्जाम्पल, जब तक राम मेरे पास नहीं आएगा मैं उसकी मदद नहीं करूंगा या नहीं कर सकता। तो जब तक राम मेरे पास नहीं आएगा, अब यहां गा गी गे है, बट इसमें हम विल को यूज नहीं करेंगे। अगेन ये किस में बनेगा? हमारा प्रेजेंट में बनेगा, और प्रेजेंट में भी किस में बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। सो अनलेस राम कम्स टू मी, अनलेस राम कम्स टू मी आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प हिम। मैं उसकी मदद नहीं करूंगा या नहीं कर पाऊंगा। सो आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प मी या आई विल नॉट हेल्प हिम। तो दूसरा जो पार्ट है वो फ्यूचर में है, वो फ्यूचर में बनेगा। बट अनलेस के साथ जो पार्ट है वो हम हमेशा प्रेजेंट में ही बनाएंगे और प्रेजेंट में ही बनेगा। सो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपको इस कंफ्यूजन को दूर करने की जरूरत है। एक और लास्ट एग्जांपल देखते हैं अनलेस पे। जब तक तुम अंग्रेजी नहीं बोलते
तुम अंग्रेजी पे पकड़ नहीं बना सकते. सो अनलेस यू स्पीक इंग्लिश यू कैन नॉट गेट अ कमांड ओवर इट. सो अनलेस यू स्पीक इंग्लिश यू कैन नॉट गेट कमांड ओवर इट. सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो अनलेस का स्ट्रक्चर है ये बहुत ही कॉमन है और बहुत ही फ्रिक्वेंटली हम इंग्लिश कन्वर्जेशन के दौरान इसका यूज़ करते हैं, इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है. और इसमें जो थोड़े बहुत कन्फ्यूज़न के पॉइंट्स थे वो मैंने आपको डिस्कस कर दिए. फॉर एग्जांपल फ्यूचर में होगा तो भी हम इसे प्रेजेंट में बनाएंगे और अनलेस के साथ हम नॉट को कभी यूज़ नहीं करेंगे. नाउ कमिंग बैक टू द अदर पार्ट, एंड द अदर पार्ट इज एज लॉन्ग एज. माय डियर फ्रेंड्स, एज लॉन्ग एज का भी मतलब या हिंदी में अर्थ जब तक ही होता है, बट अनलेस का अर्थ होता है जब तक नेगेटिव में, और एज लॉन्ग एज का यूज होता है पॉजिटिव में. फॉर एग्जाम्पल, जब तक तुम यहाँ हो तुम्हें किसी तरीके की चिंता नहीं करनी है या किसी तरीके की चिंता नहीं होनी चाहिए. सो एज लॉन्ग एज यू आर हियर, एज लॉन्ग एज यू आर हियर यू डोंट नीड टू बी वरी अबाउट. अब यहाँ पे जो हमने सेंटेंस यूज किया वहां पे जब तक का अर्थ हमने पॉजिटिव सेंस में लगाया. तो ये डिफरेंस है एज लॉन्ग एज और अनलेस के बीच में. अगेन एक और एग्जांपल देखते हैं एज लॉन्ग एज पे. एज लॉन्ग एज यू हेल्प मी, जब तक तुम मेरी मदद करते हो. सो एज लॉन्ग एज यू हेल्प मी आई विल नॉट से इट टू एनीवन एल्स. मैं इसी के बारे में या इसे किसी और से नहीं कहता या नहीं कहूंगा. अंडरस्टूड. तो एज लॉन्ग एज का यूज हम करेंगे कब? जब पॉजिटिव सेंस में हमें कुछ बोलना हो, और अनलेस का यूज करेंगे हम कब? जब नेगेटिव सेंस में हमें कुछ बोलना हो. तो जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करते और जब तक तुम यहाँ हो, ये दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है माय डियर फ्रेंड्स? एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है. तो इस तरीके से हम एज लॉन्ग एज और अनलेस को डिफ्रेंशिएट करते हैं और इनका अलग कॉन्टेक्स्ट में हम यूज करते हैं. तो एज लॉन्ग एज भी बहुत कॉमन है और अनलेस भी बहुत कॉमन है. अब आते हैं हम अपने दूसरे सेक्शन पे, जो हमारा दूसरा सेक्शन है, दैट इज वुड हैव और विल हैव टू में क्या डिफरेंस है और किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं. तो सबसे पहले समझते हैं विल हैव टू. सो विल हैव टू का यूज हम कब करते हैं? जहां पे एक स्ट्रॉन्ग कंडीशन होती है फ्यूचर में. फॉर एन एग्जाम्पल, तुम्हें वहां जाना ही होगा, तुम्हें यह काम करना ही होगा, तुम्हें इंग्लिश बोलना ही होगा, तुम्हें मेहनत करनी ही होगी, तुम्हें सफल बनना ही होगा. अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं और कोई ऑप्शन नहीं है. देयर इज नो ऑप्शन इन दिस कंडीशन. तो उस केस में हम हमेशा विल हैव टू का यूज करते हैं. सो यू विल हैव टू स्टे हियर, यू विल हैव टू गो देयर, यू विल हैव टू स्कोर गुड मार्क्स, यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश. अब इसका यूज भी बहुत फ्रिक्वेंटली होता है, बहुत ही कॉमन है इंग्लिश कन्वर्जेशन के दौरान, और डेफिनेटली इस पे हमें कमांड लेने की ज़रूरत है, कमांड पाने की ज़रूरत है स्पेशली, सो दैट कि ये जो फ्रिक्वेंटली हम बोलते हैं सेंटेंसेस एटलीस्ट उसमें कहीं से कोई डाउट ना हो और हम धीरे धीरे ग्रेजुअली अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर सके. तो इसलिए मैं हमेशा वो स्ट्रक्चर आपके सामने लेके आता हूँ जिनका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम, या वाइडली कन्वर्जेशन में फ्रिक्वेंटली अक्सर हमारे सामने आता है. तो विल हैव टू का यूज आपने समझा. अब समझते हैं वुड हैव का यूज. नाउ वुड हैव का यूज कब होता है? वुड हैव का यूज नॉर्मली पास्ट में हम करते हैं. जैसे मैं तुमसे मिल लिया होता, ठीक है, मैंने यह कार्य कर लिया होता. अब कर लिया होता, मिल लिया होता, ये क्या है? ये पास्ट है. तो पास्ट में हम वुड हैव का यूज करेंगे. आई वुड हैव मेट यू, आई वुड हैव डन दिस वर्क. अब इसमें ध्यान क्या रखना है आपको कि जो मुख्य क्रिया है यानी जो मेन वर्ब है उसकी हम हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं. और विल हैव टू में क्या था? हम मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे थे. तो ये बेसिक डिफरेंस है विल हैव टू में और वुड हैव में. सो वुड हैव हम पास्ट में यूज कर रहे हैं along with थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, और विल हैव टू हम फ्यूचर में यूज कर रहे हैं along with a kind of a pressure and when there is no option. तो कोई ऑप्शन ना हो उस कंडीशन में हम विल हैव टू का यूज करते हैं. अब बट सो जो हमारा अगला स्ट्रक्चर है माय डियर फ्रेंड, दैट इज इवन इफ वर्सेस ऑल्दो. सो इवन इफ को सबसे पहले समझते हैं कि इवन इफ का यूज हम सेंटेंस में कब करते हैं और इसका मतलब क्या होता है. इवन इफ का मतलब होता है हिंदी में भले ही. तो जब हम हिंदी में भले ही का उच्चारण करते हैं या किसी सेंटेंस में इसका यूज करते हैं तो हम इवन इफ को यूज करते हैं, और ये भी एक कंडीशनल सेंटेंस की कैटेगरी में आता है. फॉर एन एग्जाम्पल, तुम मुझे भले ही भूल जाओ मैं याद रखूंगा. इवन इफ यू फॉरगेट मी आई विल रिमेंबर यू. तुम भले ही क्लास
करो, मैं नहीं करूंगा. सो इवन इफ यू अटेंड द क्लास आई विल नॉट अटेंड. तुम भले ही उससे बात करो, मैं नहीं करूंगा. इवन इफ यू टॉक टू दैट पर्सन आई विल नॉट. नॉर्मली क्या होता है, इवन इफ में भी दो सेंटेंसेस हैं, यानी सेंटेंस दो पार्ट में बटा होता है, और पहले पार्ट में हम इवन इफ से शुरुआत करते हैं, और जो सेकेंड वाला पार्ट हमारा होता है वो हमेशा नेगेटिव सेंस में बनता है. तुम भले ही ये करो, मैं नहीं करूंगा. तुम भले ही इंग्लिश बोलो, मैं नहीं बोलूंगा. तुम भले ही काम करो, मैं नहीं करूंगा. तो एक स्पेसिफिक कंडीशन में हम इसका यूज करते हैं. तो फर्स्ट फेज में नॉट नहीं है, बट सेकेंड फेज में हमेशा नॉट होता है. और अगर आप हिंदी में भी गौर करें, जब हम हिंदी बोलते हैं उस दौरान भी हम इसी तरीके से बात करते हैं. यार तुम भले ही काम करो, मैं नहीं करूंगा. तुम भले ही मुझसे बात करो, मैं तुमसे नहीं बात करूंगा. तो ये जो आप हिंदी में कन्वर्सेशन करते हैं, ठीक उसी का रूपांतरण हम अंग्रेजी में करते हैं विद द हेल्प ऑफ इवन इफ. सो अब आते हैं ऑल्दो पे. सो ऑल्दो का मतलब होता है हिंदी पे यद्यपि. सो यद्यपि हम सेंटेंस में कब यूज करते हैं, ऑल्दो, यानी यद्यपि वह अमीर है बट खुश नहीं है. यद्यपि वह अमीर है बट खुश नहीं है. सो ऑल्दो ही इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी. तो यहाँ पे भी एक कंडीशन के रूप में हम यद्यपि का यूज कर रहे हैं. तो एक छोटा सा डिफरेंस है यद्यपि यानी ऑल्दो और इवन इफ में. इवन इफ का मतलब है भले ही, और ऑल्दो का मतलब है यद्यपि. सो यद्यपि तुम बहुत पढ़ते हो बट तुम अच्छा स्कोर नहीं करते. सो ऑल्दो यू स्टडी अलॉट, ऑल्दो यू स्टडी अलॉट बट यू डोंट स्कोर गुड मार्क्स. तो इस तरीके से हम ऑल्दो का यूज करते हैं. सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हमने यहाँ पे लगभग 6 स्ट्रक्चर्स को देखा बहुत ही कम समय में, अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो. और ये जो 6 स्ट्रक्चर्स कह लीजिए, या जो 6 डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस हमने देखे, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये बहुत ही कॉमन है इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में. सो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा और इस सेशन की इंपॉर्टेंस आपने रियलाइज की होगी. और आज से एटलीस्ट ये सेंटेंसेस जब भी आप बोलेंगे या जब भी आपके सामने इस तरीके के वाक्य आएंगे, आप कोशिश करेंगे इंग्लिश में बोलने की. सो माय डियर फ्रेंड्स, हमारा जो एक तरीके से उद्देश्य है वो ये है कि हम आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, आपके सामने रूल्स एंड रेगुलेशंस को इजीली प्रेजेंट करें. बट मेहनत और प्रैक्टिस आपको साथ साथ करनी है, तभी रिजल्ट आपको दिखेगा. So that's all from my end, my dear friends, and if you like the video, hit the like button and do subscribe to our channel and keep sharing this video to other participants जो भी आपके कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, स्कूल के फ्रेंड्स हैं. बिकॉज अगर स्टूडेंट्स लाइफ की हम बात करें तो इंग्लिश एक बहुत ही बेसिक समस्या है, और सॉफ्ट स्किल्स आज की डेट में हर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी का एक अहम पार्ट है. तो इन दोनों पे हम वर्क करते हैं, आई थिंक अच्छा करते हैं. तो ये मैक्सिमम तक पहुंचना चाहिए. सो यू आर देयर एंड यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट. सो जस्ट कीप शेयरिंग दीज इंफॉर्मेशंस इन ऑडियो, वीडियो मैसेजेस टू your friends, classmates and others, so that we can just achieve our ultimate dream of training the maximum youngsters in terms of soft skills and English communications. So that's all from my end, and wish you all the best, and I'll see you tomorrow in the next video, next session. Till then, take care, all the best, keep smiling, keep watching Job Center. Thank you.